हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होगे। तो अभी जो है वो CDS NDA का रिज़ल्ट आया है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना जो है रिज़ल्ट का अपना बता दूं क्या रहा मेरा। हालांकि किसी ने मुझसे पूछा तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपना शेयर कर दूं, सब अपना कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा सीधा आते हैं रिज़ल्ट क्या रहा मेरा। तो रिज़ल्ट रहा मेरा कि मैंने पेपर जो है वो क्लियर कर लिया है एंड विथ गॉड्स ग्रेस एक्चुअली मैंने जो है ये मेरा CDS का आप देख सकते हो एडमिट कार्ड है, यहाँ पे मेरा रोल नंबर है और ये मेरा PDF में जो है रोल नंबर है। एंड दिस वन इज़ ऑफ एफकेट एक्चुअली, ये एफकेट का पेपर है। उस वक्त किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में, मैंने उस वक्त नहीं बता पाई मैं, तो मैं सोचा मैंने अभी शेयर कर दूँ यहाँ पे। कट ऑफ 110 गई थी और मेरी जो है नंबर वो 140 बने थे। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, काफ़ी लोगों के तो इससे भी ज़्यादा आते हैं, बट कोई बात नहीं, हमें तो कट ऑफ क्लियर करने से मतलब है, तो हमने वो क्लियर कर लिया है। एंड ये जो इसमें खास बात ये है कि खासकर आपको पता है कि विमेन सिर्फ इतनी है, इसी पेज पर है, इस पेज पर जितने रोल नंबर सिर्फ उतनी ही लड़कियों का हुआ है, 396 गर्ल्स हैं। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अनफेयर टू वेमेन, कहीं ना कहीं बुरा भी है कि क्योंकि पहले विमेन का जो है वो जो बराबर कट ऑफ होती थी, बट अब जो है सेपरेट कट ऑफ हो गई है गर्ल्स के लिए। तो आई थिंक गर्ल्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। हालांकि ये इसी बार नहीं, पिछले बार से ही लागू है, CDS 2 2026 आई एम वेरी सॉरी 2 2025 वाले से ये लागू है। तो उसमें भी मेरा क्लियर हुआ था, बट इस बार मुझे कम उम्मीद थी कि मेरा भी क्लियर होगा, क्योंकि सबको पता है कि सबको पता चल गया था कि कट ऑफ हाई होगा। तो इस बार काफ़ी लोगों ने दमदार मेहनत की थी, तो मुझे बहुत ही कम उम्मीद थी कि इस बार मेरा कहीं होगा, कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्योंकि गॉड का आशीर्वाद रहा, सबका आशीर्वाद रहा, तो सब कुछ ठीक से रहा, तो हो गया मेरा। आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस थिंग जो भी है। अगर कोई मुझसे नंबर पूछे तो मुझे सच में नहीं पता कि मेरे नंबर कितने हैं, मैंने जोड़े नहीं है। इस बार तो आंसर की भी आई है, बट मैंने क्वेश्चन जो मैंने इस बार नंबर नहीं जोड़ा, तो मुझे नहीं पता। बट सब जितना कह रहे हैं कि 110 की आसपास ही शायद कट ऑफ गई है OTA के विमेन की, तो आई थिंक शायद उतनी ही गई होगी। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट रहा मेरा, मैंने जो है क्लियर कर लिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन हु क्लियर द पेपर। आई थिंक आप डिज़र्व करते हो इस सक्सेस को। एंड ऐसा नहीं कि बहुत लोग कहेंगे कि भाई सिर्फ रिटन ही तो क्लियर हुआ है, बट आई थिंक जिनका क्लियर होता है उनको पता होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जो मेहनत की है वो आपको उसका सफलता मिला, आपको मिला। एंड आप बिल्कुल, जब मुझे याद है कि जब मेरा पहला बार CDS हुआ था, ये मेरा वैसे 5वां CDS था, एंड 5 बार मैंने क्लियर किया है। तो खुशी तो हर बार हुई है, बट जो मेरा पहला CDS था उसकी खुशी अलग ही होती है। ठीक है, जो फर्स्ट CDS था जो मैंने क्लियर किया था, तो मेरा पहला ही पेपर था, और जब मैंने क्लियर किया तो मुझे याद है कि मैं लिटरली चिल्ला रही थी कि मेरा रिजल्ट हो गया। और उस वक्त तो सपने आने लगे थे कि मैं लेफ्टिनेंट ही अब बन गई, अब तो सीधा लेफ्टिनेंट, कुछ नहीं, लेफ्टिनेंट से नीचे का मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तो आई थिंक दैट वाज इनसेन, दैट फीलिंग वाज इनसेन, एंड उसको कंप्लीट नहीं कर सकते उस फीलिंग से। तो उसके बाद अब अभी भी जब भी क्लियर होता है ना, तो उतना बहुत ज़्यादा यूफोरिक ऐसा कोई फीलिंग ऐसा आता नहीं है। उस वक्त जो पहला फीलिंग होता है ना, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। तो जिनका पहली बार हुआ है उनको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा होगा। तो आई थिंक वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी हुआ है क्लियर, एंड आपने दिन रात मेहनत की, उसका कहीं ना कहीं आपको फल मिला। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है। तो अब आपको जो है, हालांकि एंड नहीं, आपको भी पता है, अब इसके बाद जो है SSB है, तो आपको SSB में अपना जो है पूरा पुरजोर जो है अपना हार्डवर्क कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका SSB फिर क्लियर नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये रिटर्न है उसका फिर वैल्यू खत्म हो जाता है, क्योंकि रिटर्न फिर आपका कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए SSB अपना बेस्ट दे, पर्सनैलिटी पे वर्क करें। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। जो बच्चे पहली बार होंगे उनको लग रहा होगा कि भाई डेट्स कब आती हैं, तो जो INA और IMA वाली होते हैं ना, उनका डेट्स तो आई थिंक बहुत ही जल्दी आ जाती है, उनकी तो आ ही जाती है शुरू में ही। जो OTA वाले होता है उनको काफ़ी टाइम मिलता है। ठीक है, OTA वालों का बहुत लास्ट में होता है, आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यही टाइम में होता है। तो OTA वालों के पास तो काफ़ी टाइम होता है। तो आप अपना उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लो, पर्सनैलिटी पे आप अपना ध्यान दो ओवरऑल, एंड आई होप यू गेट थ्रू इट। एंड गर्ल्स के लिए भी तो जो है आप SSB के लिए तैयारी कर सकते हो। मुझे याद है कि CDS 2 2020 जो 5 था, उसमें मुझे जो है उसमें भी 396 गर्ल्स में ही क्लियर हुआ था। तो भोपाल बोर्ड मुझे बुलाया गया था, हालांकि मैं जा नहीं पाई थी। तो उसमें जो है ना, उन्होंने कितने, आई थिंक 130 बुलाए थे, 130 या 140 कुछ ऐसे बुलाए थे, तो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 396 गर्ल्स है, उन्होंने 4 बैच बुलाया, और सब में आई थिंक इतनी गर्ल्स को बुलाया उन्होंने। तो आई थिंक इट इज़ वेरी, तभी ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा और कम है, क्योंकि इससे पहले जो थी ना बहुत ज़्यादा होता था, 300-400 की रिपोर्टिंग होती थी, तो बहुत ही ज़्यादा था उस वक्त। तो उसके मुकाबले ये तो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन अब आपके लिए ईजी रहेगा। तो SSB में इसीलिए जो रिटर्न में ये किया गया है। तो आप अपने जो है बढ़िया तरीके से मेहनत करें, डेट्स की टेंशन मत लें, डेट्स अपनी आ जाएंगे। आप अपना जो बेस्ट दे, तैयारी करें SSB की। ख़ास बात उनसे जिनका क्लियर नहीं हुआ इस बार, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे वही होंगे जिनका क्लियर नहीं हुआ इस बार।
देखिए सब कहते हैं कि आपको अपना कॉन्टम्पलेशन करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई वगैरह वगैरह, सब कहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो मोमेंट होता है वो बहुत ही सैडनिंग होता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने तैयारी की है। जिन्होंने तैयारी नहीं की होती उनके लिए ये बहुत बड़ा बात नहीं होता कि नहीं क्लियर हुआ, बट जिन्होंने तैयारी की, अपना जो अपना बेस्ट दिया, फिर भी क्लियर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा क्या बहुत ही सैडनिंग जो मोमेंट होता है, खासकर गर्ल्स के लिए तो और हुआ, क्योंकि गर्ल्स के लिए काफ़ी मुझे याद है कि मैंने टेलीग्राम पे मैसेजेस देखे कि उनके 105 है वगैरह वगैरह, फिर भी उनका क्लियर नहीं हुआ है, 105 107 है। तो यह हो सकता है, इसका भी एक कारण हो सकता है कि आपने हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं की होगी, ठीक है, जो आई थिंक जो जीएस का होता है ना, तो वो नहीं है। खैर, तो जिनका क्लियर नहीं होता है तो आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा आप बिल्कुल आप सोचो कि आप कहाँ कमी रह गया, आपकी क्या इंग्लिश में कम स्कोर बने या जीएस में कम स्कोर बने। आपको पता है कि जो इंग्लिश है वो सबसे जो है ना वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप देखो कि कहाँ पर इंग्लिश में कमी रह गया, क्या जीएस में कमी रह गया, क्योंकि इंग्लिश में एक आई थिंक 75 से 80 एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। तो क्या आप उस रेंज में नहीं आ रहे थे, या जीएस में हो सकता है कि आप बहुत कम नंबर आपके 20-30 रह रहे हो, कम से कम आपके जो है 40-50 आई वुड से कि आने चाहिए, तो आप सेफ जोन में रहते हो, ठीक है ना, 40-50 में कम से कम। तो अगर इस जोन में आप आ रहे हो तो ये गर्ल्स के लिए वैसे पर्टिकुलरली मैं बता रही हूँ कि उनके लिए ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगा। हालांकि बॉयज़ को आप 10-10 से कम कर लीजिए। तो क्या आप देखिए कि उसमें क्या आपका इसमें क्या कमी रह रहा था। आपको अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए कि क्या कमी रह रहा था, क्योंकि कुछ कमी रहा होगा तभी आपका नहीं हुआ है। एंड मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही इसका रोल है, कभी कभी लक का भी रोल होता है। हो सकता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें मैटर करती है, एग्जाम डे पर आपका कैसा टेम्परामेंट रहा वगैरह वगैरह। तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ने से बचे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी थोड़ा सा आप 1-2 दिन का जो है थोड़ा सा गैप लीजिए और समझिए कि क्या प्रोसेस क्या कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया। जो एक रियलिटी मैं देती हूँ, ये मेरा जो मैंने जैसे कहा कि ये मेरा 5वां सीरीज़ था, तो ये 5 बार सीरीज़ देने के मुझे एक चीज़ पता चला है कि पता तो नहीं चला है, मतलब मेरा माने कि कंपटीशन जो है ना यहाँ पे बहुत कम है। आपको लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सच में मैं बताती हूँ कंपटीशन इतना नहीं है। आप जब पेपर देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो एक तो आई थिंक 2-3 लाख पेपर देते हैं ना, मुझे आइडिया नहीं है, वेरी सॉरी, बट आई थिंक 2-3 लाख ही देते हैं। इसका कंपटीशन तो जैसे एग्जांपल सीएससी वगैरह का एग्जाम होता है यूपीएससी का, या जो सीजीएल वगैरह का होता है, उसमें कंपटीशन आपको बहुत मिलेगा, बट कंपैरेटिवली इस एग्जाम में कम है आपका कंपटीशन। आप इस एग्जाम को बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। और ये एग्जाम अगर मैं सच में बताऊँ तो लोग कहते हैं कि क्या ये 6 मंथ में क्लियर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये 6 मंथ का साइकिल है, तो बिल्कुल हो सकता है। तभी तो यूपीएससी ने आपको जो है 1 साल में वो 2 बार एग्जाम करवाते हैं, और क्योंकि उनका सिलेबस ऐसा है कि वो बिल्कुल आप 6 महीने में 2 बार कर सकते हो। आई मीन 6 महीने में आप अपना कंप्लीट जो है सिलेबस कर सकते हो, बशर्ते आप अपना जो है बढ़िया सा प्रिपरेशन आप कर रहे हो। अब आप जा रहे हो कि मैं यूट्यूब पे 1 हफ्ते की स्ट्रैटेजी देकर चला जाऊँ और एक हफ्ते में कैसे सीडीएस क्लियर करते हैं, एनडीए कैसे क्लियर करते हैं, तो फिर उससे नहीं होगा। फिर वो सिर्फ आपका यूज़ किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो ऐसे चक्रों में नहीं पड़े कि आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा, नहीं, कम से कम आपको 6 महीने तो देने पड़ेंगे। और 6 महीनों में जो है 6 महीना में आपका एक बेस तैयार हो जाएगा जिससे आप आराम से क्लियर कर सकते हो पेपर को। अभी आपको अपना जो ध्यान है वो सितंबर वाले पे देना चाहिए, एंड सितंबर वाला पेपर आएगा और आप साथ में एफकैट का भी फिल कर सकते हो। एफकैट का भी आई थिंक उसी ड्यूरेशन में पेपर होगा, एंड एफकैट में आपको मैथ्स अलग से पढ़नी पड़ती है, तो वो मैथ्स आप देख सकते हो। तो आई थिंक जो पेपर है वो मेरा मानना है कि बेरेबल आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि यूपीएससी सीएससी लेवल का पेपर आता है, जो वैसा भी पेपर नहीं आता। आप सीडीएस के पीवाईक्यूज आप अच्छे से देख लो, ये भी एक जो सजेशन है मेरा। और हाँ, अगर कोई पूछ रहा है कि कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बच्चों का बहुत डाउट रहता है कि कोचिंग करे कि नहीं करे, पूरे टेलीग्राम में पड़ा रहता है सबके सेक्शन में। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जैसे मैं अपना बता दूँ, मैंने कोचिंग नहीं की थी, ठीक है, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। मुझे लगा कि एक बार मैं अपना खुद से एक बार ट्रायल देती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तब देखा जाएगा। तो मैंने नहीं लिया, मैंने पूरी तरीके से वाईटी पे मैं डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो आपका भी जो आपका ये एकदम पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। कोचिंग इज़ समथिंग कि अगर किसी को लग रहा है कि क्या सिर्फ ये यूट्यूब से क्लियर हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो सकता है। मैंने खुद किया और मेरे कई जो है पहचान वालों हैं, उन्होंने भी यूट्यूब से क्लियर किया। तो यूट्यूब पे काफ़ी रिसोर्स है, ऐसा नहीं कि रिसोर्स नहीं, आपको वाईटी पे काफ़ी रिसोर्स, एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्स है जिससे आप क्लियर कर सकते हो। कहते हैं ना, अभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। दिक्कत ये है कि यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं, लोगों ने इतने सारे स्ट्रैटेजी बना रखे हैं, इतने सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो आपको लगता है कि ये टीचर से पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो, ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको जो प्रॉपर रिसोर्स है, जो आपको लगता है आपके फ़ायदे के लिए, वो रिसोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा वो ढूंढने में एक प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास
किसी का रूटीन नहीं है, आपको खुद का ही रूटीन बनाना पड़ता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। PYQ से देख के आप समझते हो कि अच्छा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये टॉपिक मुझे ज़्यादा ठीक से प्रिपेयर करना है, तो वो सब चीज़ आपको थोड़े खुद से करना पड़ेगा। तो ये जो मेहनत है आपको थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब के बिना आप बिना कोचिंग के नहीं क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। ये एकदम झूठ बात होगी कि मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं क्लियर हो सकता है। और मैं बता रही हूँ ऐसा भी नहीं कि बहुत ही तेज़ होना है, मेरे जैसा एवरेज बच्चा अगर क्लियर कर सकता है तो मेरा मानना है आप भी क्लियर कर सकते हो। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा और इंटरेस्ट थोड़ा सा लाना होगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट के बिना कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर वैसे बच्चे जो कोचिंग लेने का सोच रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं एक गाइडेंस दे दो कि ठीक है मुझे ये सब है, तो आप कोचिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग लेना कोई बुराई गलत बात नहीं है। अगर आपका क्लियर हो रहा है कोचिंग से या बिना कोचिंग फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर होना क्लियर करना इज़ एंड गोल। तो आप देख सकते हो, कोचिंग में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यूट्यूब पे ही बहुत सारे चैनल्स है जो अपना जो है कोर्स रन करते हैं, तो आप उनका ले सकते हो। लेकिन उनका आप देख लो कि क्या मतलब आप देख सकते हो कि उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों से पूछ लो जो उस कोचिंग से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको बता देंगे कि क्या है, ठीक है। तो बाकी सिर्फ कोचिंग से नहीं होगा, आपको अपना भी मैटर देखना पड़ेगा। और आई वुड से कि पर्सनली आपको मैं बताती हूँ कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश पे आप ज़्यादा फोकस करो। इंग्लिश एक अच्छा जो है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका अच्छा रहता है, आप इंग्लिश पे फोकस कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा। एंड उसके PYQ देखो, एक मैं बात बताती हूँ कि सबसे पहले ना इंग्लिश के जो एक PYQ उठा के आप उसको देख लो, उस पर आप बिना प्रिपरेशन के, अभी आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उसमें सबसे पहले उठा के आप इंग्लिश का PYQ बनाओ। PYQ में आपके कितने नंबर बने, कोई आपने PYQ मान लीजिए पिछले साल का उठाया, उसको आपने बनाया, उसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं, उस हिसाब से आप 2-3 PYQ लगाओ और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अगर आपके 50-60 में बन रहे हैं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा आप एकदम बॉर्डर लाइन पर हो, आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो 10-15 नंबर बनना कोई बड़ा बात नहीं है, तो ये आपको बढ़ सकता है, ठीक है। तो वैसे में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। किन्हीं बच्चों के अगर मान लीजिए 40 से 50 या 30 से 50 में बन रहा है, तो उनको थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप देख लो कि आप किस में गलती कर रहे हो, आप PQRS वाले में गलती कर रहे हो या आप जो है एरर वाले में गलती कर रहे हो। अगर जैसे एरर वाले में गलती कर रहे हो तो आपको ग्रामर रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। PQRS में गलती कर रहे हो तो आप उसका ट्रिक सीख लो कि कैसे जो आप सेंटेंस को वो करते हो। जो कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट वगैरह होता है वो भी आपका ग्रामर का है। उसके बाद और क्या आता है, और जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो सब जो रहते हैं वो सब तो वोकैब का पोर्शन हो गया जो आपको याद करने वाला है, तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो आपके याद करने पर है कितना आप याद कर पाते हो एंड व्हाट नॉट। तो बेसिकली ये होता है। और GS अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो GS का जो है GS में मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, तो GS में काफ़ी जो कुछ रिपीटेड पोर्शन है। फॉर एग्जांपल साइंस का एक अच्छा पोर्शन आता है, तो साइंस को आप अच्छे से कर लो। इस बार भी काफ़ी साइंस उन्होंने पूछी हुई थी, तो साइंस एक अच्छा पोर्शन आप कर ले सकते हो। उसके बाद स्कीम्स वगैरह वो पूछते हैं, स्कीम्स वगैरह हो गया। उसके बाद साइंस में और क्या आता है, हिस्ट्री वगैरह। हिस्ट्री थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं एंशिएंट मेडिवल बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करके जा पाती हूँ, क्योंकि उसका बहुत कम मेरे को लगता है कि एंशिएंट मेडिवल बहुत कम पूछते हैं, मॉडर्न पूछ लेते हैं वो, तो थोड़ा सा वो पढ़ लो। साइंस का एक अच्छा पोर्शन है, इसको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी आप पढ़ लो। तो ये सब जो है इसका आप रिसोर्स एक फाइनलाइज कर लो, ठीक है। रिसोर्स अपना फाइनलाइज कर लो। किसी के नोट्स पर आप पूरी तरीके से रिलाय मत करो, ठीक है। ये मेरा मानना है कि किसी के नोट्स पे मैंने देखा कि बहुत सारे 100 नोट्स होते हैं, तो आपका पर्सनल आपको लग रहा है तो हेल्पफुल आप ले सकते हो, बट मेरा मानना है कि मुझे किसी के 100 नोट्स समझ नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपने तरीके से बनाए थे। तो मैं बेटर अगर मैं पर्सनली कहूँगी तो मैं कहूँगी कि आप सबका एक रिसोर्स फाइनलाइज कर लो, ठीक है, उसको पढ़ो। जैसे ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT आती है ना, उसको आप पढ़ सकते हो, लाइन बाय लाइन वो पूछ लेते उठा के। तो ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद साइंस के लिए आप कोई रिसोर्स फाइनलाइज करो, NCERTs आई थिंक इज़ इनफ। एंड उसके बाद जो है फिर वो मॉडर्न का आप पढ़ सकते हो। मॉडर्न के लिए बहुत लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी यार, बहुत लोग जो है यहाँ पे हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज या वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक होती है, वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप किसी के नोट्स उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स के लिए आपको किसी का कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स में दिक्कत है तो उसके लिए आपको YT पे मिल जाता है। YT पे एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही बहुत सारे लोग जो है टीचर्स जो है वो अपना निकालने लगते हैं कि आप करंट अफेयर्स इतना पढ़ लो वगैरह वगैरह, तो उससे आप पढ़ोगे ना तो आपका करंट अफेयर्स भी पूरा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आप अगर स्ट्रैटेजी बना के चलोगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। सच में मेरा मानना है कि कंपटीशन सच में बहुत कम है, क्योंकि 2-3 लाख लोग देने आते हैं और उसमें से भी जो कोर कंपटीशन है वो कम नहीं है, बहुत कम है, जितना मेरा मानना है। अब बहुत भी कम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप चले जाएंगे पेपर देने ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। पेपर क्योंकि UPSC बना रही है तो एक अच्छा लेवल होता है UPSC का भी, तो आप दे और बहुत सारे टेस्ट दे, जितना हो सके टेस्ट दे के अपना नंबर जो है वो इंश्योर करें। एंड जो अगर आप ये सब करेंगे तो आपका बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने वैसे ओवरऑल बताया। वेरी सॉरी अगर आपको लग रहा हो कि कुछ भी आपका इसमें डिफर कर रहा हो, कर सकता है, आपका कुछ अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है, मेरा कुछ अलग होता है। जो मुझे लगता है मैंने बताया, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें बातें की जा सकती हैं। एंड वन थिंग और मैं जो बताऊँ, काफ़ी सारे मैंने देखा है कि कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने क्लियर किया है, तो अच्छी बात है, बट वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं कि 2 महीने में क्लियर हो जाता है पेपर, 2 महीने में कैसे मैंने सिर्फ 3 बुक्स पढ़ी हैं उससे मेरा हो गया।
मेरा मानना है कि ये सब फंडों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि बहुत लोग क्लियर इसलिए भी कर लेते हैं ना, अगर कोई कह रहा है 2 महीने में कि मैंने क्लियर किया है, तो वो झूठ नहीं हो सकता है कि वो सच ही बोल रहा हो, 2 महीने में ही उसने क्लियर किया हो। द थिंग इज़ दैट कि उसका तब जो इंग्लिश का बैकग्राउंड होगा वो मजबूत रहा होगा। उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी पहले से, उसका जीएस का ही कोई बैकग्राउंड रहा होगा, पर्टिकुलर किसी चीज़ से उसने बीए किया होगा या एमए किया होगा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है 2 महीने में क्लियर करना। जो बच्चे का पर्टिकुलरली वो इंग्लिश बैकग्राउंड से काफ़ी अच्छा इंग्लिश फ्लुएंट है, उसका वो बुक्स वगैरह पढ़ता है, लिटरेचर वगैरह उसका काफ़ी इंटरेस्ट है एंड वॉट नॉट, तो वैसा बच्चा जो है वो क्लियर कर सकता है 2 महीने, कोई बात नहीं है। बट जो ऐसा बच्चा जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ के आ रहा है, उसके लिए इंग्लिश नॉर्मल है, वो सिर्फ इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ सकता, मतलब समझ सकता है, लिख सकता है, बट इंग्लिश इतना बोलता नहीं है। एंड जीएस उसका है, ठीक है, जीएस नॉर्मल है, वो सिर्फ एसएसटी रट रट के पास हुआ है, वैसे बच्चों के लिए मुश्किल है ये 2 महीने में क्लियर करना। तो आप जब सुनते कि किसी ने 2 महीने में क्लियर किया, किसी ने 1 महीने में क्लियर किया, किसी का तो मैंने देखा कि भाई किसी ने तो बताया कि 10 दिन में वो क्लियर कर लेता है पेपर। तो 10 दिन में क्लियर कर लेता है तो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच ही बोल रहा है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो उतना मजबूत रहा होगा कि वो चीज़ें वो पढ़ के बस उसने रिवीजन एक बार किया तो उसका वो हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपको पर्टिकुलरली अगर आप एकदम बेस से स्टार्ट करें तो आपके लिए 6 मंथ जो है एम्पल अमाउंट है, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं इस पेपर को। अब बशर्ते आपका जो रूटीन है, डिसिप्लिन, आप जिस हिसाब से अपना जो बना रहे हैं, आप अपना एकदम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उस हिसाब से आप अपना काम करें, टेस्ट दे, PYQ लगाए, और बिल्कुल आपका क्लियर हो सकता है इस पेपर में। इसलिए बिल्कुल भी डिसहार्टेन होने का ज़रूरत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बता दिया है, क्योंकि मैं जब बताने लगी तो मुझे लगा कि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है या जितना भी मैंने लगाई हैं चीज़ें, तो मैं सोचा कि मैंने आपको बता दूँ। हालांकि ये आपका अपना ओपिनियन है, तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। तो आपको कुछ भी और अगर आपको लगता है कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू।